कहानी की शुरुआत एक फेस्टिवल सीन से होती है। एक परिवार, खासकर एक बाप बेटी, फेस्टिवल का खूब मजा ले रहे हैं। सीन बदलकर स्टीव का मार्केट एरिया आ जाता है। लोग घूम रहे हैं, चीजें पसंद कर रहे हैं और खरीद रहे हैं। हमें एक होटल दिखाया जाता है जहां एक आदमी मोमोज खा रहा है। अचानक सबका ध्यान उस पर जाता है। एक आदमी पूछता है, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए? आदमी ने बहुत सारा खाना खा लिया था। लोग कहने लगते हैं, क्या वो इतना खाकर मर नहीं जाएगा? वो इतना और क्यों खा रहा है? हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। लोग फुसफुसा रहे हैं, क्या वो इतना खाते हुए रो रहा है? लाल कपड़े वाला बंदा बोलता है, क्या तुम उसे पहली बार देख रहे हो? शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वो आदमी भेड़ा में बहुत फेमस है। दूसरा आदमी एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, शायद उसके लुक के कारण। लाल कपड़े वाला बंदा टोकता है, हे और तुम अपने आप को मर्चेंट कहते हो। तुम्हें लोगों को केवल उनके रूप रंग के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। तुम्हें अभी भी जाने के रास्ते मिल गए हैं। मैं जानता हूं कि तुम यहां से नहीं हो, लेकिन तुमने उसके बारे में सुना होगा। वो एमसी के बारे में बताते हुए कहता है, उन्होंने अद्भुत उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने हेनान के सभी मर्चेंट यूनियन को एकजुट किया। दूसरा आदमी चौंकते हुए पूछता है, क्या उन्होंने हेनान के सभी मर्चेंट यूनियन को एकजुट किया था? लाल कपड़ा वाला बंदा बोलता है, हाँ, वो आदमी, वो ग्रेट मर्चेंट जिसने हेनान में सभी मर्चेंट यूनियन को एकजुट किया, स्काई मर्चेंट यूनियन के मालिक योंग हवारी। तभी कोई उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, स्टॉप, रुक जाओ। एक औरत बोलती है, एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 3 बार खाना खाता है, फिर भी आप एक ही बारी में 3 दिन का खाना खा सकते हैं। एमसी को अपनी तरफ खींचते हुए वो बोलती है, प्लीज खाना खाना बंद करो। वो अपने मन में कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जब वो यंग था तो अपने अच्छे लुक के कारण जाना जाता था। मैंने तुमको कहा था कि यदि तुम ऐसे खाना खाते रहे तो तुम खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। एमसी चिल्ला के बोलता है, अगर मैं खाना खाना बंद कर दूं तो वो मुझे सताता रहेगा। वो एमसी का हाथ पकड़े हुए अपने मन में बोलती है, मेरा मतलब है वो भयानक दिन उनको आज भी परेशान करता है। एमसी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए वापस खाने जाने ही वाला था। तभी वो एमसी पर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या आप सचमुच में इस तरह जीते हुए मरना चाहते हैं? तभी एमसी रोते हुए पीछे मुड़ा और रोते हुए योनवा का नाम पुकारा। यहां से सीन चेंज होता है और हमें जंगल में एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है। हमें घोड़ा गाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहां एमसी अपने हाथों में से ब्लेस्ट को बाहर निकाल रहा था। ब्लेस्ट को साइड पर रखते हुए एमसी बोलता है, ये सारी दौलत अब मुझे कुछ काम की नहीं लग रही है। एमसी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मैं उस घाव को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं जो कभी ठीक नहीं होगा। मेरा गुस्सा और आभूषणों के साथ लोगों को खोने का दर्द लोगों को ही भरना होगा। फिर भी मुझे उन दिनों के बुरे सपने आज भी आते हैं। यंग मास्टर। एमसी हल्का सा मुस्कुराया, मुझे स्काई मर्चेंट यूनियन को बनाए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन आप अभी तक मुझे हेड मर्चेंट के बजाय यंग मास्टर कहते हैं। नौकरानी बोली, चाहे कितना भी समय हो गया हो, आप मेरे लिए हमेशा त्यान जॉन क्लैन के यंग मास्टर ही रहेंगे। एमसी बोला, क्यों हुआ? मैं अब नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं। जब मैंने अपना क्लाइंट छोड़ दिया था और दूसरे परिवार में शादी कर ली तो भी तुमने मुझे फॉलो किया और मेरी सेवा जारी रखी। तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं हो, आप मेरे परिवार की तरह हो। एमसी को जहां सिर पर चोट लगी थी वहां वो अपना हाथ रखकर बोला, क्यों हुआ? यदि ये आपके लिए नहीं होता तो मैं कब का मर चुका होता। एमसी उस दिन को याद करता है जब उसका सारा परिवार क्लैन आग की लपटों में मारा गया था। मैं अपने परिवार से नफरत करता था। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पिता से नफरत करता था। अब से ये चीज मेरी जगह पर काम करेगी। यदि पिताजी मेरे बारे में पूछे तो उनको इस मूर्ति के पास ले जाना। इसके तुरंत बाद मैंने अपने परिवार के साथ पूरी तरह से अपना रिश्ता तोड़ दिया। वन फॉलो रेसिंग मार्शल आर्ट क्लैन का सबसे बड़ा बेटा होने के बावजूद मेरा अरेंज मैरिज के अंदर स्काई मर्चेंट यूनियन को बेच दिया गया था और मैंने मना भी नहीं किया। कुछ सालों के बाद पियान जोंग क्लैन पर डाबिस द्वारा हमला कर दिया गया। मुझे आखिरकार एहसास हुआ जब मैंने देखा कि मेरा क्लैन आग की लपटों में जल रहा है। मैं अपने पिता से उतनी ही नफरत करता था। एमसी रोते हुए बोला, मैं उससे बहुत प्यार करता था। इतना कहकर उसने अपना सिर मूर्ति के सिर पर मारना शुरू कर दिया। नौकरानी पीछे से चिल्लाते हुए बोली, यंग मास्टर रुक जाओ, तुम मरने वाले हो, प्लीज इसे रोको। एमसी मूर्ति में अपना सिर मारना बंद कर देता है और नीचे बैठ गया। नौकरानी बोली, यंग मास्टर, सब ठीक हो जाएगा। वहां से सीन बदलता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई चीज घोड़ा गाड़ी के पास आ रही हो। वो चीज बहुत पास आ गई। एमसी बोलता है, मैं अब से बदल जाऊंगा और मैं अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध को सुधारूंगा। मैं इस फैट को कम करने का वादा करता हूं। मेरे पास रोने धोने का बहुत समय है, इसीलिए मैं अब से अपने परिवार की सेवा करूंगा और उनका ध्यान रखूंगा। हालांकि मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी पत्नी कितनी ठंडी होगी। यानवा, तुम मेरे लिए परिवार की तरह हो। यानवा बोली, यंग मास्टर, मैं ये श्योर करूंगी कि मैं इसे जारी रखूं। तभी कोई घोड़ा गाड़ी को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आया। इतनी जोर की टक्कर से एमसी भी गोल पड़ गया।
वो बंदा इतनी तेजी से आया कि घोड़ा गाड़ी के एक तरफ से घुसा और दूसरी तरफ से निकल गया। वो बंदा इतनी तेजी से टकराया था कि एमसी रथ को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकला और घिसटते हुए दूर चला गया। वो बंदा जोर से पैर से टकराया। हमें उस बुढ़े को दिखाया जाता है। बुढ़ा अपने मन में ही कहता है, मैं इतनी जोर से टकराया हूं ना, तो मेरे अंदर के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो गए हैं। वहां से सीन चेंज होता है और हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है। शायद वो किसी का पीछा कर रहे हैं। बुढ़ा अपने सामने की तरफ देखता है। इतने में ही काले कपड़े वाले बंदे ने बुढ़े पर हमला कर दिया। काले कपड़ों वाला बंदा बोलता है, हमने आपको चेतावनी दी थी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बुढ़ा उसका हमला रोकते हुए बोलता है, डियर, क्या तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? वो इतना बोल ही रहा था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम देखते हैं कि 3 काले कपड़े पहने हुए बंदों ने बुढ़े पर हमला कर दिया। एक बंदे ने हाथ पर और बाकी 2 बंदों ने पेट पर हमला किया। वो तीनों में से एक बंदा बोला, तो इस तरह ऑलमाइटी डेमोनिक मास्टर का अंत होता है। गुड बाय मेरा डियर मास्टर। बुढ़ा अपने दांत पीसते हुए बोला, लानत है तुम और तुम्हारे ब्लड डेमोनिक कासल पर, अगर मैं तुम्हें पीस कर अकेला ना पी जाऊं। बुढ़ा अपना रेड ओरा निकालते हुए बोला, मैं डेमोनिक मास्टर के रूप में नहीं जाना जाता। बुढ़े की ओरा में इतनी ताकत थी कि उसने वो 3 बंदों को दूर फेंक दिया। वहां से सीन चेंज होता है और हमें एमसी की तरफ दिखाया जाता है। एमसी जमीन पर पड़ा हुआ था। एमसी दर्द में खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इतने में एमसी की नज़र नीचे पड़ी हुई योनवा की तरफ गई। योनवा को ऐसी हालत में देखकर एमसी भागता हुआ उसके पास गया। योनवा को अपनी बाहों में लेता हुआ एमसी चिल्लाता और रोते हुए बोला, उसका दुर्भाग्य चक्र क्या है योनवा, तुम ऐसे नहीं मर सकती। वहां से सीन चेंज होता है और हमें बुढ़े की तरफ दिखाया जाता है। बुढ़े ने सारे बंदों को मार दिया था। बुढ़ा आगे की तरफ जाते हुए बोला, मुझे जरूरत है, मुझे एक नया शरीर चाहिए, इससे पहले कि मेरे दिल की धड़कन रुक जाए। बुढ़ा अपने मुंह से खून निकालते हुए बोला, मुझे आत्मा पर कब्जा करने वाली टेक्निक को यूज करने की जरूरत है। बुढ़ा बैठते हुए बोला, सीट, क्या यही मेरी जर्नी खत्म होने वाली है? तभी किसी की आवाज आती है, हे ओल्ड मैन। हमें एमसी को दिखाया जाता है। वो बहुत गुस्से में बुढ़े को बोलता है, मैंने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया क्योंकि मैं तुम्हारी झंझट में पड़ गया। क्यों तुम्हें यहां लड़ाई करनी पड़ी? एमसी बुढ़े का कॉलर पकड़ते हुए बोला, कुछ तो बोलो, तुम्हारे चक्कर में मेरा परिवार अभी अभी मर गया। एमसी बुढ़े की तरफ देखते हुए बोला, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने में ही बुढ़े ने एमसी पर हमला कर दिया। बुढ़ा बोला, यह प्रेशर पॉइंट का हमला है, इस अटैक से एमसी नीचे गिर गया। एमसी बोला, मैं अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा हूं। बुढ़ा बोला, आपको एक घायल बुढ़े आदमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। एमसी अपने मन में कहता है, मैं जानता था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन मैंने अपना आपा खो बैठा। बुढ़ा अपने मन में बोलता है, आत्मा पर कब्जा करने की टेक्निक का उपयोग करने के लिए अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मैं एक युवा और टैलेंटेड शरीर चाहता था ताकि मैं लंबी जिंदगी जी सकूं, क्योंकि मैं अपने आखिरी समय के बहुत करीब हूं। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भले ही वो सुअर का शरीर हो, मुझे जीने की जरूरत है। मैं अपने लेफ्ट हैंड में 2 QI के रूप में 116 साल के लायक मार्शल एसेंस को असली QI के रूप में इंजेक्ट करूंगा, और मेरी आत्मा की स्थिति और मेरा अधिकार में मैं अब एक न्यू शरीर में जाने वाला हूं। बुढ़ा इतना बोलते ही बेहोश हो गया। बुढ़ा एमसी के शरीर में चला गया और अपने पुराने शरीर को दूर फेंक दिया। मुट्ठी बनाते हुए अपने न्यू शरीर को वो देख रहा था। बुढ़ा ईविल से हंसते हुए बोला, इतना बेकार भी नहीं है, मुझे सफलता मिल गई। ये कमीना उसे पहले से ही मेरी 2 QI और स्पिरिचुअल पावर से दबा देना चाहिए था। एमसी आत्मा के रूप में बोलता है, मैं इस तरह नहीं मर सकता, ये दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। आत्मा के रूप में एमसी बोलता है, मुझे जीवित रहना होगा और मेरे क्लैन का बदला लेना होगा। बुढ़ा बोला, मैं उसकी स्ट्रांग फील से हैरान था, लेकिन ये व्यर्थ है। बुढ़ा जोर से श्वास लेता हुआ एमसी को अपने मुंह की ओर खींचने लगा। बुढ़ा एमसी की आत्मा को पूरी तरह से निगल गया। इतने में ही काला कपड़ा वाला बंदा तलवार हाथों में लेता हुआ बुढ़े की तरफ जाने लगा। बुढ़ा पीछे किसी की उपस्थिति महसूस करता है। काला कपड़ा वाला बंदा बोला, आप सचमुच में अमेजिंग डेमोनिक मास्टर हैं। इतना कहकर वो बुढ़े पर हमला कर देता है। बुढ़ा कहता है, डैम इट, आत्मा पे कब्जा करने की टेक्निक बस खत्म ही होने वाली थी। इतना वो बोल ही रहा था, उतने में काला कपड़ा वाला बंदा एमसी की गर्दन पे हमला कर देता है। हमें चारों तरफ रेत और रेड ओरा दिखाया जाता है। वहां से सीन चेंज होता है। हमें खुले आसमान को दिखाया जाता है। फिर एक घर दिखता है जिसके अंदर से कोई बोल रहा है, मेरा सिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फट जाएगा। एमसी बोलता है, मैं कहाँ हूं? मेडिकल रूम, मेरा गला सूख रहा है। अंकल जी, मुझे पानी पिला दीजिए। एमसी कटोरे में से कुछ पी लेता है। उफ, कितना कड़वा है, क्या ये दवा है? एमसी अपने हाथों की तरफ देखता है और जोर से चिल्लाता है। एमसी इतने जोर से चिल्लाता है कि कांच भी टूट जाते हैं और कहता है, क्या मेरे हाथों में खराबी है? एमसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर एक नौकरानी दौड़ते हुए आती है और कहती है, मैंने अभी अभी कुछ टूटने की आवाज सुनी। हमें नौकरानी का नाम बताया जाता है, योनोवा।
एमसी कांपते हुए योनोवा के कंधे पर हाथ रख के बोला, योनोवा, क्या ये तुम हो? तुम जवान कैसे हो गई? योनोवा बोली, यंग मास्टर, क्या आपने एक और बुरा सपना देखा है? यह एक सपना ही होगा। एमसी के पैर में कांच चुभ जाता है और थोड़ा खून निकलता है। योनोवा बोली, यंग मास्टर, आप उस पर नंगे पैर क्यों चले? एमसी अपने मन में कहता है, क्या दर्द नहीं होता? यह तो असली महसूस हो रहा है। एमसी लेफ्ट साइड देखता है और कहता है, क्या हो सकता है? एमसी चौंकते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। पीछे से योनोवा बोलती है, यंग मास्टर, आपको घायल पैर के साथ नहीं घूमना चाहिए। एमसी अपने मन में कहता है, यह तो असंभव है। ऐसा क्यों है? एमसी को अपने पुराने जीवन की मेमोरी याद आती है, जब उसने मूर्ति के सर के साथ अपना सर फोड़ा था। एमसी कांपते हुए मूर्ति की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, योनोवा, ये मूर्ति मेरे पिता से मिलने से मना कर रही है। मैंने इसे खुद सजाया था। योनोवा बोली, लगभग 5 दिन हो गए हैं, यंग मास्टर। एमसी बोलता है, क्या 5 दिन? मैं खुद ही पता लगाऊंगा। योनोवा चौंकते हुए सामने की तरफ देखती है। एमसी के शरीर से रेड रेड ओरा निकलता है। वो सिर ऊपर की तरफ उठाता है। योनोवा पीछे से बोलती है, यंग मास्टर। एमसी अपना सिर पत्थर की मूर्ति के सिर से जोर से मारता है। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। मूर्ति के पीछे से योनोवा बोलती है, यंग मास्टर। एमसी दांत पीसते हुए कहता है, यह कोई सपना नहीं है। मैं नहीं जानता कि कैसे, लेकिन मैं पास्ट में वापस आ चुका हूं और इस मूर्ति को देखते हुए मुझे पता है, मेरे पास सिर्फ 3 साल हैं। 3 साल पहले, जब हमारा ज्ञान खत्म हो गया था। सच में एमसी बहुत खतरनाक दिख रहा है। कहानी में आगे बढ़ते हुए एमसी कहता है, मैं करूंगा। एमसी खतरनाक चेहरा बनाते हुए बोला, मैं अपने लोगों और तियानजोंग क्लैन की रक्षा करूंगा। तियानजोंग क्लैन हेनान के तियानजोंग पर्वत के पास मौजूद एक मार्शल क्लैन था। यहाँ ऐसे कितने परिवार थे जिन्होंने बहुत समय पहले ही अपना नाम पहाड़ों के नाम पर रखा था, लेकिन योंग क्लैन ने उन सभी को यूनिफाइड कर दिया था। हेनान के लोग उन्हें तियानजोंग योंग क्लैन कहते थे। जो लोग उस समय को याद कर सकते हैं, वे क्लैन की तारीफ करते हैं। तियानजोंग योंग क्लैन का फेम गिर गया था और अब लोग उनकी पहले की तरह तारीफ नहीं करते। वे केवल तियानजोंग क्लैन के सिवाय कुछ नहीं रह गए थे। तभी कोई चाय पीकर उसका कप नीचे रखता है और कहता है, 30 साल हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं है। एल्डर योंगोसोंग के बाद हेनन का सुप्रीम ड्रैगन हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है। तियानजोंग क्लैन का हेड, जिसका नाम योंग बियान है। हर कोई हमारे क्लैन को मानता है, लेकिन हमारे पहले स्वरूप की छाया से ज्यादा कुछ नहीं। ये दुख की बात है कि हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। एमसी की मां बोली, आशा करते हैं कि हवारीन जल्दी से ठीक हो जाए और हमें बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। एमसी का डैड बोला, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। मैं भी बिना सोचे समझे कर रहा था। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी ही गलती है कि मैंने बहुत जल्दी दूसरी शादी कर ली, जबकि वो अपनी मां की मौत से उभर भी नहीं पाया था। एमसी की स्टेप मॉम बोली, हमें धैर्य रखना चाहिए। शायद उसे अभी और समय चाहिए। मैंने सोचा था कि समय के साथ ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमारे बीच की दूरी समय के साथ और गहरी होती जा रही है। 5 दिन पहले जब मैं उससे मिलने गया था, तो उसने अपने बगीचे में एक मूर्ति रखी और मुझसे ये दिखावा करने के लिए कहा कि वो मूर्ति उसकी है। मुझे माफ करें, मैं बहुत ज्यादा शिकायत कर रहा हूं। योनोवा दौड़ते हुए आई और बोली, क्लैन हेड। एमसी का डैड पीछे मुड़ते हुए बोला, होनवा, क्या हुआ है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? योनोवा रोते हुए बोली, यंग मास्टर ने खुद को चोट पहुंचा ली और वो बेहोश हो गए हैं। ये बात सुनकर दोनों चौंकते हुए बोले, क्या? तुम क्या कह रही हो? वहां से सीन चेंज होता है। हमें एमसी का रूम दिखाया जाता है। एमसी बेहोशी की हालत में देखता है कि वो अपने सपने में अपनी मां के साथ झरने के पास मछलियां पकड़ने गया था। एमसी की मॉम बोली, क्या तुम्हें रैपिड झरने का ये रास्ता पसंद है? एमसी बोला, हाँ, यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं। एमसी अपनी मां से कहता है, मां, देखो, मैंने कितनी बड़ी मछली पकड़ी। एमसी सामने की तरफ देखता है और कहता है, मॉम। फिर वो मछली छोड़कर अपनी मां के पास दौड़ता है। मॉम, आपको क्या हुआ? वहां से सीन चेंज होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी की मां लेटी हुई थी और एमसी रो रहा था। एमसी की मां उसे ऐसे रोते हुए देखकर बोली, यहां आओ मेरे प्यारे बच्चे। एमसी बोला, मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ कॉम पकड़ने के लिए जा रहा था। एमसी अपनी मां को गले लगाते हुए कहता है, मॉम। उसकी मॉम बोली, ओके, रोना बंद करो मेरे बेटे, उन शापित आंसुओं को बहाना बंद करो। ये बात सुनकर एमसी अपना सिर ऊपर की तरफ उठाता है और देखता है कि उसकी मां की जगह एक बुढ़ा है। बुढ़ा गुस्से में बोला, तुम कमजोर हो रहे हो, मैं तुम्हारा सिर एक उपहार की तरह ले जा रहा हूं। इतना कहते हुए वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और एमसी को खाने ही जा रहा था। तभी एमसी घबराते हुए जाग गया। एमसी अपने राइट साइड देखता है। यह स्थान जाना पहचाना फिर भी अजनबी लग रहा है। जब मैं छोटा था, ये मेरा कमरा था।
अगर मैं अभी भी यहाँ हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पास्ट में वापस आ चुका हूँ। वह पास्ट जब मैं अपने पिता से नफरत करता था और अपने परिवार से अलग हो गया था। मेरे पिता और परिवार की मृत्यु हो गई, प्लान खत्म हो गया। शायद मैं वो सब होने से रोक सकता हूँ। इतने में एमसी से रेड रेड ओरा निकलने लगता है। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नौकर और एक नौकरानी बातें कर रहे थे। नौकर बोला, क्या तुमने सुना? उसने सच में मूर्ति को अपने सिर से मारकर तोड़ दिया था। नौकरानी बोली, बिल्कुल नहीं, वो तो हमेशा बीमारी के कारण बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। नौकर बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस पर कब्जा कर लिया होगा। ये दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे, इतने में एमसी जोर से दरवाज़ा खोलता है। वे दोनों घबराते हुए पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर, मेरा ये मतलब नहीं था। एमसी अपने सिर और पीठ पर हाथ रख के बोला, अचानक मेरे शरीर में क्या गड़बड़ हो गई है? मुझे अचानक गर्मी महसूस हो रही है और मेरे निचले डेंटियान में से गर्मी आ रही है। मुझे एक महिला की ज़रूरत है, मुझे एक महिला की ज़रूरत है। होली सीट। इस दौरान चलने फिरने में भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये उस बुढ़े आदमी की जैसी एनर्जी है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ये यंग एनर्जी के रूप में प्रकट हो रही है। ये तो ज़्यादा है, ये अच्छा नहीं है। एमसी कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस बारे में कुछ नहीं करूं तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये कहकर एमसी वहां से भागने लगता है। दोनों लड़कियां उसे ऐसे जाते हुए देखकर रोती हैं। एक लड़की बोलती है, यंग मास्टर, अभी भी ठंड है, आपको ऐसे कपड़ों में नहीं घूमना चाहिए। एमसी बांस के जंगल के बीच से भागते हुए कहता है, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो उस बुढ़े आदमी की एनर्जी मुझे खा जाएगी। एमसी छलांग लगाकर पानी में कूद जाता है। पानी से बाहर आता है, उसका शरीर इतना गर्म होता है कि भाप निकल रही होती है। एमसी कहता है, मैं बच गया। एमसी चौंकते हुए सामने की तरफ देखता है, तभी कोई उसका नाम पुकारता है, हाउ अरीन। एमसी बोलता है, फादर। एमसी का डैड उसके पास दौड़ते हुए आता है। डैड कहता है, तुम क्या कर रहे हो? डैड उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन इतने ठंडी के दिनों में ऐसा करना, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारे सिर के बारे में क्या तुम ठीक हो? एमसी अपने मन में कहता है, आई मिस यू फादर। एमसी अपने डैड को गले लगाने जा रहा होता है, लेकिन अपने मन में सोचता है, अचानक अगर मैं स्नेहपूर्वक व्यवहार करूं तो हर किसी को यह अजीब लगेगा। अभी के लिए मुझे स्वाभाविक रूप से उसके करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे एमसी अपने डैड को गले लगाता है। एमसी गले लगाते हुए कहता है, फादर, मैं वापस आ गया हूं। यदि ये एक सपना है तो मैं आशा करता हूं कि मैं कभी नहीं जागूं। यदि ये एक भ्रम है तो मैं आशा करता हूं कि मेरी आंखें कभी नहीं खुलेंगी। 3 महीने बाद एमसी और उसका भाई मछली पकड़ने आए थे। भाई हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि शर्त में जीत जाऊंगा। एमसी कहता है, हाँ, क्या तुम जीवन भर मछली पकड़ते रहे हो या ऐसे ही कुछ? एमसी के भाई के बारे में बताया जाता है, यंग किंग जंग, यंग हाउ अरीन का स्टेप ब्रदर। एमसी कहता है, मैं पिछले 3 महीनों से अपने परिवार के बहुत करीब आ गया हूं। अपने पिछले जीवन में मैंने कभी भी किंग जंग से बात नहीं की। जब किंग जंग क्लैन का सीक्रेट मार्शल आर्ट सीख रहा था तभी उसे क्यूब ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा था। उसके बाद वो कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। इसके कारण तियानजोंग क्लैन का प्रभाव खत्म हो गया और वो यूजी क्लैन की एक ब्रांच बनकर रह गया। एमसी का भाई कहता है, बट हाउ अरिन, क्या तुम्हारे लिए ठीक है कि तुम जो दवाइयां ले रहे थे उन्हें अब लेना बंद कर दो? एमसी कहता है, उन्हीं दवाइयों ने मुझे इतना मोटा बना दिया था। भाई, तुम कब मोटे थे? एमसी, मेरा मतलब था, मैं मोटा हो सकता हूं। वैसे भी मुझे तुम्हारा हाल का व्यवहार पसंद आया। इतना कहकर वो अपनी टोकरी से कुछ निकालने ही वाला था। एमसी कहता है, तुम शर्त का बहाना बनाकर मुझे हरा रहे हो। भाई, मैं जीत गया, ठीक है ना? हाउ अरीन, मेरा पैसा। एमसी उसके टोकरी को उछालते हुए कहता है, मैं दोबारा नहीं हार सकता। किंग जंग बोलता है, तुम धोखेबाज हो। एमसी अपने भाई को उठाकर पानी की ओर जाता है और कहता है, मुझे यही बहुत बड़ी मछली मिली है। इतना कहकर दोनों पानी में कूद जाते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है, मुझे पहले इतना नहीं पता था कि वो इतना होनहार बच्चा है। एमसी वहां से जाता हुआ सोचता है, मैंने उस पर बहुत भारी बोझ डाल दिया। एमसी अपने भाई के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना किंग जंग। सिम चेंज। हमें एमसी को पुशअप करते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है, मैं अपना दिन काम करते हुए बिता रहा हूं। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं बुरी तरह से फिट हूं। कभी कभी चिंता होती है कि उस बुरे आदमी की एनर्जी मेरे साथ फिर से कुछ बुरा कर सकती है, लेकिन अब तक इसने मेरे लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की है। हालांकि उस घटना के कारण जहां उसकी एनर्जी अचानक बढ़ गई थी, मैंने हर सुबह झरने के नीचे ध्यान करने की आदत डाल दी है। एमसी नहाकर बाहर आता है, तभी कोई उसे तौलिया देता है। हमें इस बच्ची के बारे में बताया जाता है, यंग सियोल, एमसी की छोटी स्टेप सिस्टर। एमसी उसके पास आता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, सियोल, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे दोस्ती कर रही हूं।
MC अपने मन में कहता है, मैंने अपने पिछले जीवन में सियोल से कभी बात नहीं की थी, फिर भी उसने हमेशा मुझसे अच्छा व्यवहार किया। वो हमेशा सक्रिय और मिलनसार रही। वो आतिशबाजी जैसे कार्यक्रमों में भाग लेना पसंद करती थी और मुझे अपने साथ ले जाने का ऑफर देती थी, लेकिन मैंने उसे दोनों बार मना कर दिया। वो हमारी आखिरी बातचीत थी। फेस्टिवल के रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी और पिता ने इसकी पर्सनली जांच की, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। MC सोचता है, सियोलन ने मुझसे 2 बार बाहर चलने के लिए कहा था, एक मून फेस्टिवल और दूसरा योंग क्लैन का त्योहार। उसी फेस्टिवल के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। MC पुकारता है, सियोन, क्या तुमने नहीं कहा था कि मून फेस्टिवल आज है? सियोन खुश होकर कहती है, मुझे लगा कि आप भूल गए हैं। क्या आप सच में मेरे साथ चलोगे? MC कपड़े पहनते हुए कहता है, हाँ, बिल्कुल आऊंगा। सियोन, क्या हमें आपके लिए खरीदारी करनी